और आज एक और खासियत और है, एक खासियत, एक माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इतने प्रसन्न क्यों, आपको पता है इतने खुश क्यों हैं? उस गैलरी में कौन बैठे हैं? माननीय, मेरी सबसे आग्रह है, सबसे ज्यादा तो बोलना औरों को चाहिए, माननीय संसदीय मंत्री को सबसे कम बोलना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। बोलिए। 25-26 की अनुमान। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की मांग संख्या 20 और 21 पर लगभग 373 तो कट मोशन प्राप्त हुए हैं और लगभग 35 माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया है। मैं उनको सबको बधाई देता हूं। सबने अपने सार्थक सुझाव दिए हैं और जो सुझाव दिए हैं सार्थक हैं, उनको हम अंगीकार करने की कोशिश करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान का हर बच्चा पढ़े, कोई भी बच्चा अनपढ़ न रहे, लेकिन इसके साथ साथ शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी हो, और शिक्षा में यदि संस्कार का समायोजन होगा, समावेश होगा, तो मैं समझता हूं कि शिक्षा के 4 चांद लग जाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान भजन लाल जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो पहले बजट पेश किया था, इस बजट के पहले, उससे 6.28% की वृद्धि इस बजट में की है, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के साथ संस्कार है, वो इंसान बनाती है, अच्छा नागरिक बनाती है, और अच्छा नागरिक जब होता है तो समाज अच्छा होता है। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि शिक्षा का ध्येय मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है, तथा राष्ट्रीय संस्कृत संघ के द्वितीय संघ चालक परम पूज्य गुरुजी ने कहा था कि शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारती है। इसलिए शिक्षा में संस्कार होना बहुत आवश्यक है। लेकिन संस्कार कहाँ से आएंगे? संस्कार कहीं बिकते तो नहीं है, कहीं दुकान पर मिलते तो नहीं है। संस्कारों के लिए तो या तो परिवार है या फिर विद्यालय है। परिवार में माँ बाप हैं, बड़े भाई बहन हैं, और विद्यालय में हमारे गुरुजन हैं। तो बच्चों के सामने माँ बाप को कैसा व्यवहार करना चाहिए और विद्यालय में हमारे गुरुजनों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जनता पूरी निगाह रखती है कि हमारे जो पढ़ाने वाले हैं अध्यापक, उनकी दृष्टि कैसी है, कैसा पहनावा है, कैसा व्यवहार है, कैसा चाल चलन है, और इसको देखकर ही बच्चे सीखते हैं। इसलिए मैं कई बार सभी पूज्य गुरुजनों से निवेदन करता हूं कि हमको बच्चों के सामने आदर्श के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि वह हमको देखकर कुछ संस्कार ग्रहण कर सके, और इसी प्रकार से माँ बाप को भी रहना चाहिए। मैं अधिक से अधिक बच्चे पढ़े, कोई अनपढ़ न रहे, इसलिए हमने घर घर जाकर बच्चों का नामांकन किया, यानी प्रवेश उत्सव मनाया, और इसके लिए एक प्रवेश उत्सव के लिए हमने ऐप का निर्माण किया, ताकि कोई बच्चा छूटे नहीं, और कहीं यदि प्राइवेट स्कूलों में उसने एडमिशन ले लिया है तो उसके कारण से उस पर पता चल जाए। यही नहीं है, हमने अपार जो आईडी है उसको भी शामिल किया है, ताकि हम अधिक से अधिक अच्छी तरह से पूरी दक्षता के साथ प्रवेश उत्सव मना सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम चाहते कि शिक्षक जब पढ़ाते हैं तो सरकार से अपेक्षा भी करते हैं कि समय समय पर उनका सम्मान भी हो, तो साथ में जो उनके अधिकार हैं प्रमोशन होने के, वह भी हों। और इसीलिए माननीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में जब मैंने शिक्षा विभाग संभाला तो सबसे पहले मैंने सीट पर बैठते एक ही बात कही कि सभी संवर्गों की और डीपीसी होना चाहिए, और उसी के कारण से या उस कथन के आधार पर हमारे अधिकारियों ने डीपीसी की कार्यवाही प्रारंभ की, और लगभग 3rd ग्रेड को छोड़कर हमने लगभग सभी डीपीसी कर ली है। और मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि 25,000 हमारे जो अधिकारी कर्मचारी थे उनकी हमने डीपीसी की है। हमने प्रिंसिपल से अधिकारी भी बनाए हैं, हमने वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल भी बनाए हैं, हमने 2nd ग्रेड से हमने व्याख्याता ही बनाए हैं, और इस प्रकार से मंत्रालय कर्मचारियों की भी हमने की, यानी सारी की सारी डीपीसी हमने की है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो पहले वाली सरकार थी उसने 5 साल तक
सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का गला घोंट के रखा, उनको अपमानित करके रखा, प्रमोशन नहीं किए और उसके कारण से वो कुंठित थे। डीपीसी नहीं की, इसके कारण से प्रमोशन नहीं हुए और वो लगातार मांग करते रहे लेकिन उनको सुना नहीं। यानी इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता है हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का कि 5 साल तक वो कहते रहे और इन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि डीपीसी को न्यायालय में जानबूझ करके उलझाते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और हमने ये कोशिश की कि छोटी मोटी जो बीच में अड़चने आ रही है माननीय कोर्ट के कारण से, माननीय न्यायालय को निवेदन किया और माननीय न्यायालय ने हमारी बात को माना और डीपीसी करने की छूट दी। उसके कारण से हम 25,000 लोगों की डीपीसी कर पाए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने कुछ पदोन्नतियां की, उसमें कुछ गड़बड़ियां भी की, अनियमितताएं भी की, सगे संबंधियों को और चहेतों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया। उनकी भी हम जांच करवाकर दोषियों को नहीं बख्शेंगे। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, वो समुद्र पर भी पत्थरों का पुल बना देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार हम इस तोह में है कि थर्ड ग्रेड से सेकेंड ग्रेड की हमको डीपीसी करनी है, वो भी हम जल्द करेंगे। अभी माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कही थी, उसका भी मैं पहले इनको जवाब दे देता हूँ कि बीएलओ जो अध्यापक है उनको बीएलओ लगाया जाता है, ये सच है, बीएलओ लगाया जाता है, लेकिन बीएलओ तो लगेंगे क्योंकि इतनी बारी मशीनरी चुनाव के लिए अलग से नहीं आ सकती है। लेकिन मैं जो चुनाव में लगे अधिकारी हैं, जिला कलेक्टर से, एसडीएम से, उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि बीएलओ वहीं का लगाएं जहां वो कार्यरत है, वहीं बीएलओ लगाएं। कई बार सिफारिश के आधार पर 100 किलोमीटर दूर से ला करके और बीएलओ लगा देते हैं, वो ठीक नहीं है। क्योंकि जो बीएलओ लगता है उसके लिए नियम बने हुए हैं कि आधे दिन तो उसको स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा और आधे दिन बीएलओ का काम करना पड़ेगा। लेकिन जिसको 100 किलोमीटर से दूर से उठा के लाएंगे वो कैसे काम कर सकता है? इसलिए बच्चों की पढ़ाई सफ़र करती है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा राजस्थान के सभी जिला कलेक्टर से और चुनाव आयोग से किस प्रकार से न लगाएं। दूसरा निवेदन है कि कोई भी डिपार्टमेंट, कोई सा भी हो, किसी को भी जरूरत पड़ती है तो हमारे यहाँ से उठा लेते हैं, जिला कलेक्टर ऑर्डर कर देते हैं और वहाँ से कर्मचारी को उठा लेते हैं। हमने कहा कि आप आवश्यकता है आपको तो हमारे अधिकारी से बात कीजिए, हमसे बात कीजिए, कितने कर्मचारी चाहिए हम आपको देंगे। लेकिन कहीं बाड़मेर से, कहीं जैसलमेर से, कहीं झालावाड़ से, कहीं 12 से उठा कर ले आते ठीक नहीं है। जहाँ आपको काम है उसी मुख्यालय से आप कर्मचारी लेंगे तो ठीक रहेगा। ये भी मैं सबसे आग्रह कर रहा हूँ किस प्रकार का काम करें। आप नरेंद्र जी बुढ़ाने साहब बहुत बातें कर रहे थे, हमने नीतियाँ बनाई है। हाँ, आपने नीतियाँ बनाई हैं, बहुत अच्छी नीतियाँ बनाई होगी, तो उस नीतियों का फल क्या रहा? दिल्ली में 7 में से राजस्थान में उपचुनाव हुए तो 7 में से 1 सीट आई और दिल्ली में 0। ये इनकी नीतियों का फल है। इसलिए इस नीतियों का कोई अर्थ नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, रोहित वोरा जी राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि शौचालय नहीं है। हाँ, ये सच है। जब हमने संभाला तो 784 शौचालय नहीं थे विद्यालयों में। हमने 24-25 में 425 शौचालय बना दिए हैं और हम इस वित्तीय वर्ष में लगभग सारे शौचालय बनाने का प्रयास करेंगे। बहनों को कहीं भी कैसे भी नहीं जाना पड़े, उसका हमारा प्रयास रहेगा। एक बात और कही कि जो इन्होंने कहा, हरिमोहन जी ने, कि स्कूल क्रमोन्नत नहीं किए। अब ये पढ़ते लिखते नहीं तो मैं क्या करूं? ये जानकारी नहीं रखते तो क्या करूं? हमने जो बजट में, माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में प्रावधान किया था, वो लगभग सारे के सारे विद्यालयों के आदेश हमने जारी कर दिए हैं, पर इनको जानकारी नहीं, कोई जानकारी करना भी नहीं चाहते। और इन्होंने ये भी कहा कि जन सहभागिता का पैसा इनके पास पड़ा हुआ है, उसको लगा नहीं रहे हैं। अब ये पता नहीं बिना पढ़े कहाँ से उठ के जाते हैं, क्या समझ के आते हैं, क्या बोलते हैं, इनको ये पता नहीं रहता। 25 करोड़ रुपए का प्रावधान है इसमें और उसके
उसके बदले हुए जो इनका अंश होता है टोटल जोड़ते हैं हम लोग तो 41.05 करोड़ के कार्य हमने स्वीकृत कर दिए हैं। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि जनसहभागिता के अंदर जो पैसा है वो देते नहीं हैं, ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि शिक्षकों की भर्ती नहीं की और भर्ती परीक्षा ही नहीं की, तो मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि स्टाफिंग पैटर्न करके हमने करने का जो प्रयास कर रहे हैं, हमने ये कोशिश की है कि सभी विद्यालयों में सब सब्जेक्ट पढ़ाने वाले बच्चे रहें और उस बच्चों के छात्रों के अनुपात में हमारे टीचर रहें, सब्जेक्ट के भी रहें और संख्या के आधार पर भी रहें। और ये कृपा आपकी हुई थी माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने ही ये सिखाकर हमको गए थे, उसको हम और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और शीघ्र ही जो ये कह रहे हैं ना कि पद नहीं भर रहे हैं, हमने अभी तक 12-13 हज़ार पद भर दिए हैं और ये तो पद सृजित भी नहीं करके गए थे। इन्होंने इतने विद्यालय खोले लेकिन पद ही सृजित नहीं किए, भरने की तो बात छोड़ो। अब हम पद भी सृजित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो माननीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में है, वो जब ये कोशिश करती है कि हमें विद्यालय खोलना है तो उसके साथ साथ पद भी सृजित करते हैं और पद भरने की कार्रवाई भी आगे करेंगे। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि पद नहीं भरे जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, डीपीसी से हमने काफ़ी पद भर दिए हैं और डायरेक्ट भी ये पदों को भरेंगे। इनके कार्यकाल में कोई शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। भर्ती करने का इन्होंने प्रयास किया, झूठा प्रयास किया और जाकर के क्या किया, इन्होंने न्यायालय में अटका दी या पेपर आउट हो गए। पेपर आउट हुए ना माननीय अध्यक्ष महोदय, पेपर इन्होंने बेचे और करोड़ों रुपए कमाए। इन्होंने पेपर बेचे, करोड़ों रुपए कमाए, ये धंधा बना दिया। कांग्रेस ने अध्यापकों की भर्ती करने के लिए, कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए जो उनको भर्ती करना चाहते वो तो नहीं हुआ, लेकिन इनकी जेबें तो भर गई, भंडार तो भर गए और राजस्थान का युवा लुट गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बात करूं, हाँ आरोप तो लगते हैं। लुट गए। ये आप अपनी जेब भर रहे थे, ये चीज गलत है। आप आरोप लगाओ पर ऐसे नहीं, पर्सनल नहीं। आप आरोप लगा रहे तो आप जांच करा। नाम नहीं लिया किसी का। हाँ, हम जांच कराएंगे। पार्टी का नाम लिया ना, कांग्रेस का नाम, कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, सीधा नाम लिया होगा तो मैं देख लूंगा, सीधा कांग्रेस लिया होगा तो मैं देख लूंगा। नहीं, कांग्रेस के लोगों ने सीधा नाम ले रहे हैं। पार्टी का तो है, भाजपा और कांग्रेस नाम तो आएंगे ना। नहीं, फिर अध्यक्ष जी देखो गलत पर आप ही भाजपा नाम लेते हो, आप ही भाजपा सरकार। कभी नहीं कहा मैंने, कभी नहीं माननीय कहा। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन इस कर रहा हूं। प्रकार से नहीं कहा। एक उदाहरण देता हूं। अध्यक्ष जी, फिर गलत पार्टी आप डाल रहे हो। 16 जून 2022 को कुल ये कैसे कहेंगे? आप भी लेते हो, मैंने दिन भर के भाषण सुने। नहीं, इस प्रकार से हम कभी नहीं कहते। भर्ती परीक्षा का आयोजन दिनांक 25 सितंबर 2022 को किया माननीय गया। अध्यक्ष जी, अंतरिम चयनित अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम 21 अक्टूबर 2022 सरकारों पे और पार्टी पे आरोप लगते हैं। 16 कांग्रेस की सरकार कहेंगे, किसकी सरकार? नहीं आरोप लग रहे हैं तो फिर मैं कल इनका विशेषाधिकार लेकर आऊंगा। अब ले आना। नहीं, क्या आरोप लगा रहे हैं? 31 मई नहीं, ये क्या आरोप लगा रहे हैं? ये साबित करें। 2023 में 1.5 साल से सरकार में बैठे हैं, एसओजी को क्या मार मारने को बैठे हैं क्या बीजेपी वाले? बैठिए। ये लोग पैसे कमाने के लिए बैठे हैं क्या? तब नहीं, आप लोग मार रहे हो। परीक्षा में चयनित नहीं, आप लोग पैसे कमा रहे हो। बीजेपी धंधा करती है क्या पैसा कमाने का? कार्यक्रम ये बीजेपी ने धंधा खोल रखा है पैसे कमाने का। खेल चला, सारे पैसे जनता के आप लूट रहे हो। भारतीय जनता पार्टी जनता के पैसे लूट रही है। हमने नोट करो मेरा, 30 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी आम जनता के पैसे लूट रही है। करो नोट। और आप लोग खा रहे हो सारे मिलके, एक लोग खा रहे हैं। शिक्षकों को फर्जी डिग्री में आओगे तो मैं कार्रवाई करूंगा। कारण बीच में बर्खास्त कर दिया। अपनी सीटों में। ये क्या बात हुई? हमने 30 जनवरी 2025 को शिक्षा विभाग ये लोग चोर हैं। 134 सारे दोनों शिक्षकों बैठ को जाएं। फर्जी डिग्री नहीं, अध्यक्ष जी, ये बीजेपी वाले जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और हम ऊपर से नीचे तक पैसे खाने लग रहे हैं। प्रधानमंत्री भी पैसे खा रहा है क्या? जानकारी दे दूं, नहीं, इनका प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पैसे खा रहा होगा। अंक तालिका ये सारे लोग पैसे खा खा के छोड़ रहे लोगों के को। दौरान अंक तालिका ये बीजेपी पैसे खा खा के बढ़ रही है। 1039
इस अभ्यास गलत में परिपाटी मत डलवाओ। और फिर कह रहा हूं। दस्तावेज के दौरान पेश की गई जानकारियों में भारी असमानताएं पाई गई, जैसे अंक तालिका, रोल नंबर, यूनिवर्सिटी के एनरोलमेंट नंबर, डिग्री और पास करने के वर्ष में असमानता पाई गई। इनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसके पास एक ही वर्ष में 3 अलग अलग विषयों की फर्जी डिग्री मिली, जिसका उपयोग उसने अलग अलग भर्ती में किया था। जांच में जो खुलासा हुआ उसके अनुसार चयनित हुए अधिकांश अभ्यर्थियों के पास विवादित 18 विश्वविद्यालयों की डिग्री इस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की आशंका है, जो कि संदेह के घेरे में है। मान्य अध्यक्ष महोदय, एक सेकंड। मान्य अध्यक्ष महोदय, ये परंपरा रही है सदन की और स्पष्ट है इस बात का उल्लेख कि यदि कोई आरोप लगाया जाता है तो उसको विलोपित किया जाता है। आरोप बाय नेम हो, बाय पार्टी का नाम हो, इन्होंने पार्टी का नाम लिया। सदन अच्छा भला चल रहा है, सारे लोग उपस्थित हैं, सुबह से सुन रहे हैं। अब अंत जब होने लगा भाई कल एडजेंट होनी है, उस वक्त एक साधारण सी बात है, ये अपनी तरफ से जो भी आरोप गढ़े, लेकिन ये कहना कि जो है इन्होंने अपनी जेबें भर ली और भर ली, ये संसदीय परंपरा में नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसे कृपया विलोपित करा दें। सदन अच्छा भला चल रहा है, हम भी सुन रहे हैं, तो इसको विलोपित कराने में कहाँ इसमें कोई बात खराब हो रही है? मंत्री महोदय अपनी बात रख रहे हैं, सरकार ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, दिन भर में इधर से भी जो बोलते रहे, इधर से भी बोलते रहे, लेकिन कोई आरोप नहीं लगाता है। ये चीजें हमेशा रही हैं। आपने ये स्टैंडिंग वो बना दिया कि कोई आरोप नहीं लगा रहे। आरोप लगाए तो व्यक्ति उसको का विलोपित नाम किया नहीं जाता लेंगे है। जो सदन का सदस्य नहीं है, वो नहीं लेंगे। वो यदि होगा, किसी का नाम होगा तो मैं विलोपित करूंगा। हम तो ये कह रहे हैं जो पार्टी तो होगी। जेबें भर मैंने ली, भी बोला वो सारी रिकॉर्ड पे रहनी चाहिए। भाई पैसों का आरोप लगा रहे हैं, फिर मैंने जो बोला वो भी रिकॉर्ड पे रहनी चाहिए। अपना करते फैसला एक तरफ सरकार थोड़ी बैठे। चलाओगे। माननीय मंत्री जी, मान्य अध्यक्ष महोदय, ये गलत परिपाटी आप डाल रहे हो। ये गलत वो 134 की गलत परिपाटी आप डाल रहे हो। मान्य अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत परंपराएं मत शुरू करवाइए। ये परंपरा रही है माननीय अध्यक्ष महोदय। सुभाष गर्ग ने आरोप लगा दिया जब तक विशेष परंपरा रही है कर सदन की। मैं इसको तब कौन सी आपको ये दिक्कत हो हो जाएगा, गई थी? हम आरोप लगाएंगे, वो आरोप लगाएंगे। अपनी सीट पे जाओ। महोदय, तो लोग खुद भ्रष्टाचारी है, खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए प्रस्ताव लेकर आते हो मेरा और यहाँ आग्रह है, नाजायज बातें करते हो आप मेरा लोग। आग्रह है, आग्रह गलत हो रहा है आपका। एक मिनट, मंत्री आप सुनो महोदय, मेरा आग्रह है। ये परिपाटी गलत मत डालिए। आप सुनिए, हाँ, सुनिए, बोलिए। आप सुनिए, प्लीज सुनिए। मेरा निवेदन यह है, हमारा आशय जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी है, हमारे मंत्री जी का आशय किसी व्यक्ति, एक मिनट सुनो, मेरी बात सुन लो, पहले पहाड़ सुन लो, एक मिनट आप प्लीज मेरी बात सुनो तो बताओ ना। आप सुनो एक मिनट, मेरा अध्यक्ष जी महोदय ने, अध्यक्ष जी का आसन की व्यवस्था, एक मिनट सुनो। माननीय सचेतक महोदय, सीट पे जाएं। अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था में स्पष्ट है, कोई व्यक्ति विशेष जो इस सदन का सदस्य नहीं, उसके ऊपर आरोप नहीं है। राजनीतिक दलों पर आरोप लगते रहते हैं, हम भी लगाते हैं, आप भी लगाते हैं। ये तो कोई, एक मिनट सुन लो मेरी बात पूरी, आप बीच में मत बोलो, फिर आपकी बात हमको बता देना, जो आप ठीक है हो जाए। अध्यक्ष महोदय, इनको समझाओ थोड़ा, इनकी समझाओ, इनकी व्यवस्था इनको समझाओ। एक मिनट में मेरी बात पूरी कर दूं, फिर आप जरूर बताना। एक मेरी बात पूरी कर दूं, मेरी बात पूरी होने दो पहले। नहीं, हम आपसे सहयोग मांग रहे हैं। मैं आपसे जूली साहब मेरी आपसे सहयोग मांग रहे हैं। क्या मेरी बात पूरी कर तो फिर आप बताना। अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट व्यवस्था दी कि व्यक्ति विशेष जो इस सदन का सदस्य नहीं, उस पर आरोप नहीं लग सकते, लेकिन राजनीतिक दलों पर आरोप लगते रहते हैं और राजनीतिक दलों पर आरोप कभी नहीं लगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप भी लगा रहे हो अभी आरोप, आप भी आरोप लगा रहे हो। लगा रहा हूँ ना। हाँ, तो आरोप लगा तो हम भी लगाएंगे। वही कह रहा हूँ मैं, तो इसमें क्या वही करना कह रहा हूँ। है? देखो, आपस में बात आरोप इन्होंने कही है, लगाइए, पारिक साहब या ने जूते चलेंगे। बात पारिक और जो साहब ने बात सही हो रही कही है, ना, आप मेरी बात सुनो। वो आने वाली पीढ़ी आप लोगों को माफ नहीं करेगी कभी। वो आपको भी नहीं करेगी। नहीं, आप लोगों को नहीं अच्छा, करेगी। आपको भी नहीं करेगी। आप सत्ता के अंदर बैठ के जिस प्रकार का आप माहौल पैदा अध्यक्ष कर रहे हो, व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं। आप लोग आप कर रहे हो। अध्यक्ष व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं। आसन की व्यवस्था अध्यक्ष व्यवस्था का उल्लंघन करता है, चैलेंज वो करते ठीक हो नहीं आसन की है। व्यवस्था। हमारा अधिकार है, सबसे रोक पहले नहीं आप सकते चैलेंज आप। करते हो। अध्यक्ष महोदय, आप आसन की बात कर रहे हो। माननीय सबसे अध्यक्ष महोदय, पहले पूरे सदन में परसों आपने व्यवस्था अगर दी कोई है, आसन की व्यवस्था अधिकारी पे आरोप लगाया, आपने विलोपित किया।
अधिकारी विशेष पे आरोप लगाया, आपने विलोपित मुश्किलें किया। भी पीछे हट पार्टी जाती विशेष पे है। आरोप लगा रहे हैं, विलोपित कर दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आरोप विलोपित नहीं किया। मुश्किलें भी पीछे हट जाती है। अधिकारी पे आरोप लगाया, अगर सास का भाई नेम नहीं जिंदा लगा, हो, फिर आपने विलोपित किया। मंजिलें भी पास आ जाती है यदि उम्मीदें जिंदा हो। अब आप राजो, मैं परंपरा नहीं डाल रहा हूं, ये मैं भी 20 साल से सदस्य हूं, मैं देखता आया हूं। ये हमेशा किसी व्यक्ति पे जो सदन में सदस्य नहीं है उस पर कोई आरोप होता है तो सब उसका नाम और आरोप वो विलोपित होता है। जो सदन में है, सरकार है, पार्टियां हैं, उस पर लगते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुश्किलें भी पीछे हट जाती है अगर साहस आप का इन पे लगाओगे, पुलिंदा वो भी हो, नहीं करूंगा। मंजिलें आप भी इन पे पास भी आ लगा देना। जाती है आप जब यदि बोलना इन पे भी उम्मीदें लगा जिंदा देना। हो। आप इन पे भी दिन भर लगे, आप भी लगा देना। जब आपका नंबर है आप भी लगाना। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी एक मिनट, मंत्री एक मिनट। मंत्री जी बहुत बड़े बड़े मंत्री हैं और इनको इतना छोटा आरोप नहीं लगाना चाहिए। जेबें तो बहुत छोटी होती है, उन्होंने बहुत ज़्यादा भरा है। चलो मैंने छोटा आरोप लगाया इसलिए वापस लेता हूं मेरे शब्दों को। छोटा आरोप लगाया लेता हूं, बड़ा लगा दूंगा। मैं छोटा आरोप को वापस लेता हूं। ये छोटा आरोप लगाया उसको वापस ले रहा हूं। मैं जो छोटा आरोप लगाया उसको वापस लेता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार में रीट परीक्षाओं का हाल तो आपसे छुपा हुआ नहीं है। इस वर्ष हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा के निर्देशन और नियमित मॉनिटरिंग के कारण हमने हाल ही में दिनांक 27-28 फरवरी 2025 को रीट परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन कर लिया है, जिसमें लगभग 15,44,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसमें लगभग 13,77,000 ने परीक्षा दी। कुल 89.17% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। प्रदेश में किसी भी तरह की अनैतिक गतिविधियों की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। बहुत ही शांतिपूर्ण और गोपनीय तरीके से परीक्षा हुई है। मैं समझता हूँ इस परीक्षा में कुछ लोगों ने व्यवधान करने का प्रयास किया था। कुछ हमारे शिक्षकों ने एक दो अशांति की जगह उतराली थी, उनको हमने निलंबित कर दिया है, क्योंकि इस प्रकार का काम, इस प्रकार का कृत्य हम किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मैं आपको जानकारी दूं कि DLS परीक्षा 2024 हमने करवाई है। विभाग इस प्रकार DLS परीक्षा आयोजित करने हेतु वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा को अधिकृत किया गया था। पहले माननीय अध्यक्ष महोदय, जो एक पेपर होता था उसको हिंदी में भी छपवाते थे, अंग्रेजी में भी छपवाते थे। हमने सभी आशार्थियों से ऑप्शन लिया कि आप परीक्षा अंग्रेजी में देना चाहते हो या हिंदी में देना चाहते हो, तो 97% लोगों ने हिंदी की बात की। तो हमने 97 के लिए एक ही भाषा में पेपर छपवाए, यानी हिंदी में, और 3% के लिए अंग्रेजी में छपवाए। उसका लाभ ये हुआ कि राजस्थान सरकार को 36 लाख रुपए की बचत हुई, साथ साथ कागज की कम खपत हुई तथा पर्यावरण को भी संरक्षण हुआ। पहली बार रिकॉर्ड 16 दिवस में परीक्षा परिणाम हमने जारी कर दिया कि वो 74 रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने आरोप लगाया कि 450 विद्यालय बंद किए हैं। हमने 450 विद्यालय बंद नहीं किए हैं। 450 विद्यालय में से 369 विद्यालय ऐसे थे जिसमें एक भी छात्र नहीं था। ये 450 विद्यालय बंद करने की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। इस 450 में से 369 यानी 369 विद्यालय ऐसे थे जिसमें एक भी छात्र नहीं था, यानी शून्य नामांकन था। 81 विद्यालय एक ही परिसर अर्थात 100 मीटर की परिधि में संचालित हो रहे थे। एक ही परिसर में 2-2 विद्यालय संचालित हो रहे थे। अब उनको एक कर दिया हमने, क्या बुरा किया? हमको टीचर एक्स्ट्रा मिल गए हैं, भवन पर्याप्त उनको मिल गया है और इसलिए हमने किए हैं। मैं ये भी निवेदन करना चाह रहा हूं कि पहले भी इन्होंने बहुत सारे जो अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय किए हैं उसमें को एजुकेशन दी जा रही थी। तो वहाँ जो बालिका का विद्यालय था
उनको भी हमने एक कर दिया तो कोएजुकेशन हो गई, क्योंकि एक में कुछ विषय थे, साइंस था, एक में आर्ट्स था, तो बालिकाओं को भी आर्ट्स भी पढ़ने का अवसर मिल गया, तो साइंस भी पढ़ने का अवसर मिल गया। ये हमने छात्रों को हित में किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय लगातार स्थानांतरण नीति की बात करते हैं। स्थानांतरण की नीति बनने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम एक्सपर्ट से राय ले रहे हैं और एक्सपर्ट से राय लेने के बाद जो सुझाव आएंगे उनके आधार पर हमारी स्थानांतरण की नीति बनेगी। जहाँ तक 3rd ग्रेड की बात कर रहे हैं कि ये वहाँ बाड़मेर बैठे हैं, जैसलमेर बैठे हैं, गंगानगर बैठे हैं, 10-10 साल हो गए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि आखिर में इन्होंने ट्रांसफर करके उनको क्यों नहीं लाया? इनके शासनकाल में इन्होंने उनके ट्रांसफर क्यों नहीं किए? जानबूझकर इन्होंने ट्रांसफर नहीं किए और अब निशानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात हमारे सामने कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय ये कहते हैं कि अंग्रेजी स्कूल बंद करने जा रहे हैं। अंग्रेजी स्कूल तो हमने पहले ही चालू कर रखे थे। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय के नाम पर हमारे यहाँ पहले विद्यालय चल रहे थे। अंग्रेजी में हम इनसे पहले पढ़ा रहे थे और माननीय अध्यक्ष महोदय इन्होंने अंग्रेजी पढ़ाने का नाटक किया है। बल्कि इन्होंने बालिकाओं को स्कूल छुड़वा दिया है। और हमने तो जो विद्यालय बनाए तो आप देख रहे हैं इतने बढ़िया प्रकार के विद्यालय बनाए, उसके बाद जाकर के हमने स्कूल प्रारंभ किए हैं। न तो आपने विद्यालय दिए हैं, ना आपने शिक्षक दिए हैं, ना आपने भवन दिया है। ये ऐसे विद्यालय होते तब चलते हैं। किताब में जो कुछ नियम होगा उस पर विचार करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी एक योजना लाए, इसका नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो यानी बेटी के जन्म लेते ही 1 लाख रुपए का संकल्प पत्र उस परिवार को देते हैं और 2500 रुपए उस परिवार को देते हैं। जब वो सारे टीके लगा लेते हैं, 1 साल की हो जाती है तो 2500 फिर देते हैं और जो 8वीं से लेती 4000 रुपए देते हैं और जो 10वीं पास कर लेती है 25,000 रुपए देते हैं और जब 21 साल की हो जाती है या ग्रेजुएशन कर लेती है तब उसको लगभग कुल 50,000 यानी 1 लाख रुपए देते हैं। इसी प्रकार माननीय अध्यक्ष महोदय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित है। अधिकांश से जो हमारे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं उसमें वहीं निवास की व्यवस्था है, वहीं बच्चियां रहती है, वहीं पढ़ती है और हमने कोशिश की है कि सभी अध्यापक और वार्डन वहीं रहे और जो वार्डनमान नहीं रहेंगे, जो शिक्षक नहीं रहेंगे, हम उनको बीच में ही रिलीव कार्य मुक्त कर देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ नियम है कि 4 साल वो रह जाते हैं तो उस जिले में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो 4 साल पूरे नहीं होंगे तो भी वो जिले में ट्रांसफ़र नहीं करा पाएंगे और जहाँ मूल पद पर होगा वहाँ उनको जाना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने सभी संभागों पर बालिका सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की है और सभी संभाग मुख्यालय पर बालिका सैनिक स्कूल खोलेंगे ताकि बालिकाएं पढ़ करके और सेना में भर्ती हो सके और ये प्रयास हमारा रहेगा। इस किताब में नियमों के अनुसार रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र 23 रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र चलाएंगे ताकि बच्चों को आत्मरक्षा करने के लिए हम तो इसमें होगा तो मैं करूंगा ना आश्वासन दिए। इसका भावार्थ होगा तो बालिका सुरक्षा की दृष्टि से जीरो टॉलरेंस से हमारी पॉलिसी। आपने भी पढ़ी है किताब, माननीय अध्यक्ष महोदय नंबर बता दो, मैं भी पढ़ लूंगा। हम बालिकाओं की शिक्षा की पूरी चिंता करते हैं और इसीलिए आपको ध्यान होगा चित्तौड़ जिले में जब एक शिक्षक और शिक्षिका जो अश्लीलता कर रहे थे, इसमें ऐसा कोई भी शब्द होगा जो असंसदीय होगा उससे मैं विलोपित करूंगा और आप लोगों सीटों में पधारें। इस किताब के अनुसार चलूंगा और किताब में जैसे ऐसा शब्द हुआ जो विलोपित किया जाने जैसे योग्य होगा तो विलोपित करूंगा। इस किताब के अनुसार, किताब में मुझे पेज बता दो, वाक्य बता दो, पैरा बता दो।
बस हो गया ठीक है। मैंने भी अपनी बात कही है, मेरी बात भी रिकॉर्ड पे आई है, मैंने भी बीजेपी को आरोप लगाए हैं। अगर हमारे वाले आपने एक्सपेंस किए तो ये भी एक्सपेंस होंगे, और अगर मंत्री का आप मैं इस रखते हो तो किताब के हमारे भी अनुसार रखते चलूंगा। किताब में यदि ऐसा कोई शब्द हुआ विलोपित जैसा मैं जरूर हो। करूंगा। हाँ तो कोई बात नहीं, हमें कोई ऐतराज नहीं है, मैंने भी बीजेपी पे आरोप लगाए हैं। लगाओ, अभी लगाओ। बीजेपी तो ज्यादा खा रही है साहब, लूट लूट के घर भर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बेटी को शिक्षा का वरदान मिले, उसके हर सपने को ऊंची उड़ान मिले, शिक्षित आत्मनिर्भर सुरक्षित बेटी से राष्ट्र व समाज की प्रगति को नए आयाम मिले, और इसलिए बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई है। हमारे लिए बहनों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यालयों में अश्लील हरकतें ना हो, इसका भी हम कोशिश करते हैं। चित्तौड़ में आपने सुना होगा कि एक शिक्षक और शिक्षिका ने अश्लील हरकतें की तो हमने उनको निलंबित नहीं किया, उनको बर्खास्त कर दिया। और इसी प्रकार से एक रोहट क्षेत्र में इस प्रकार की घटना आई है। एक व्याख्याता ने, जो आगे प्रयोगशाला सहायक होंगी, उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की, तो मैंने उसको भी बर्खास्त करने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई करके बर्खास्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने राज्य स्तरीय सम्मान शिक्षा परीक्षा का काम किया। पहले क्या था कि परीक्षाएं जिलों में होती थी, तो सब जिलों के अलग अलग पेपर बनते थे, बहुत सारे अध्यापकों को लाया जाता था, बहुत सारा धन खर्च होता था, बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान आता था। अब की बार हमने प्रदेश स्तर से ही पेपर बनाए, उसके कारण से एक जगह पेपर छपे, खर्चा कमाया, और हमने 2% मानव शक्ति लगी और बहुत कम पैसा लगा, यानी राजस्थान सरकार का करोड़ों रुपए बचा करके हमने शिक्षा को सफल बनाया है, परीक्षा को सफल बनाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में लगभग 80 लाख के आसपास बच्चे हैं। हमने सब बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया कि कोई भी बच्चा अस्वस्थ न रहे, क्योंकि कई बच्चे गरीब परिवारों के होते हैं, कई बार उनको बीमारी का पता नहीं चलता है। तो हमने उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया। स्वास्थ्य परीक्षण कराने पर जिस प्रकार की बीमारियों का हमको पता चला, उन बच्चों की बीमारियों का इलाज कराने के लिए हम चिकित्सा विभाग यानी शिक्षा विभाग मिलकर के कोशिश कर रहा है कि उनकी सबकी बीमारियों का इलाज हो, चाहे छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो। बड़ी बीमारी होती है तो यदि बड़े हॉस्पिटल भी ले जाकर उसको इलाज कराना पड़ा तो हम इलाज कराते हैं। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये बहुत बड़ा काम हुआ है जिसको हमने किया है, और ये बहुत कम दिनों में किया है। मेरी जानकारी के अनुसार राजस्थान में पहली बार था जिस प्रकार से अध्ययनरत बच्चों की चिंता की गई। पहले कभी किसी ने चिंता नहीं की, और हमने लगभग उनमें से 75 लाख बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया है। और मैं समझता हूँ गरीब का बच्चा अब अस्वस्थ नहीं रहेगा। मैं जानता हूँ कि जब बच्चा अस्वस्थ रहता है तो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, इसलिए वो ठीक पढ़ाई करे, और इसलिए स्वस्थ रहना जरूरी है। इसलिए स्वस्थ रखने के लिए हमने उनको सभी प्रकार की इलाज की व्यवस्था हम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपके बताए रास्ते पर हम चल रहे हैं कि अब की बार हमने उच्च माध्यमिक कक्षा 12वीं का जो परीक्षा परिणाम आया, तो पहले क्या था कि अलग अलग विषय के रिजल्ट अलग अलग आते थे, यानी अब आर्ट्स का रिजल्ट आ गया, फिर साइंस का आएगा, फिर वाणिज्य का आएगा। अब की बार हमने तीनों संकायों का रिजल्ट एक साथ जारी किया है, और उसके कारण से और उसको व्यक्तिशः डिजी लॉकर पर भी उपलब्ध करा दिया है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रायोगिक परीक्षाओं में आपने देखा होगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि जब भी एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं तो जिस स्कूल में वो जाते हैं उसके
प्रिंसिपल उनका बहुत स्वागत करते हैं और वो भी अपेक्षा करते हैं एग्जामिनर भी कि हमारा स्वागत सत्कार हो, माला पहनाएं, ढोल धमाका हो और हो सके तो अच्छी गिफ्ट भी दे, अच्छे होटल में भी रुकवाएं। लेकिन हमने अब की बार आदेश जारी कर दिए कि किसी भी प्रकार का स्वागत सत्कार यदि एग्जामिनर का होगा तो ठीक नहीं होगा। जो स्वागत करवाएगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और जो स्वागत करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अभी तक हमारे पास कोई बहुत बड़ी शिकायतें ऐसी नहीं आई है। 2 शिकायतें हमको जरूर मिली है, उन शिकायतों की जांच करा रहे हैं और वो शिकायतें यदि वाजिब हुई तो हम उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करेंगे। ये मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। हम किसी भी कीमत पर उनको बख्शते नहीं हैं इस प्रकार के लोगों को। ये पुरानी परंपरा थी, पता नहीं कब से हो रही थी। मैं आपको ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जब कभी बच्चों को लगता है कि मेरे कम नंबर आए हैं तो परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट रहते हैं और विद्यार्थी फिर उसमें ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो रीटोटलिंग होती है। हमने अब की बार कोशिश की है कि गणित में रीटोटलिंग तो हो ही, उसके अलावा रीचेकिंग भी हो, यानी इसमें कम नंबर तो नहीं दिए गए हैं। ये पहली बार राजस्थान में प्रयास हो रहा है जिसको हम कर रहे हैं ताकि बच्चे को यह ना लगे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये सच है, कई बार अन्याय हो जाता है। मैंने ये भी सुना है, ये भी देखा है, कई उत्तर पुस्तिकाएं पढ़ी हुई मिली, कई छात्रों की पुस्तकें जांची, कापियां जांची, तो हम इससे निपटने के लिए हम रीटोटलिंग के साथ साथ रीचेकिंग को भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम ले रहे हैं ताकि सफल रहा तो हम आगे इसको पूरी तरह से लागू करेंगे। हमने कोशिश ये भी की है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो हमारा पेपर बनता है, प्रश्न पत्र बनता है जिसकी बात कर रहा हूँ, तो 2-3 खंड होते हैं उसके कि इस प्रकार का खंड में इतने अंक का ये रहेगा, इतने अंक का ये विषय रहेगा, इतने अंक का ये रहेगा। तो अब पेपर एक व्यक्ति नहीं बनाएगा, अब एक पेपर को भी 3 या 4 जितने खंड होंगे उतने व्यक्ति बनाएगा और फिर उसको एक किया जाएगा तो कि पेपर आसानी से आउट ना हो, यदि आउट भी हो तो उसका एक ही अंश हो। ये हम नवाचार करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये सफल होगा तो विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा होगा और ये जो नकल करने वाले हैं, पेपर आउट करने वाले हैं, उनसे भी हमको निजात मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 मार्च से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही है। परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए विभिन्न स्तर की बैठकें कर ली है और समस्त तैयारियां पूरी कर ली है। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से अभी हमने जो रिट परीक्षा की थी उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हुई, क्योंकि पहले ये गड़बड़ियाँ होती रहती थी, जानबूझ के करते थे या पेपर बेचते थे, वो अलग विषय है, लेकिन अब किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने की संभावनाएं नहीं रहेगी। हमने पूरी इंतजाम चाक चौबंद कर दिए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जब से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण होने लगा है तब मेरी मोटी जानकारी के अनुसार ये था कि कभी तो सितंबर में पुस्तकें वितरित होती है, कभी अक्टूबर में होती है और कभी कभी तो जनवरी तक भी चल जाती है। अब की बार पहला वर्ष था जिसमें उन्हें 5 जुलाई को राजस्थान के सभी बच्चों के हाथों में पाठ्य पुस्तकें दे दी। पहला है ये शिक्षा विभाग की उपलब्धि है और ये कुछ हमने आपसे ही सीखा है माननीय अध्यक्ष महोदय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नई रोशनी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नई रोशनी इस पीढ़ी को राह दिखाए, स्वर्णिम भारत की शीतल चांदनी अब यथार्थ में जगमगाए। माननीय सभापति अध्यक्ष महोदय, आपको सारी जानकारी है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें प्रारंभिक शिक्षा यानी वाटिका और जो साधारण बोलचाल की भाषा में कहते हैं नर्सरी, उसके बाद कक्षा 1 और कक्षा 2, इस पढ़ाई के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि लोकल भाषा या मातृभाषा में हो। लोकल भाषाएं बहुत सारी हैं, हमने कई जिलों के शब्दकोश तैयार कर लिए हैं, कुछ ये बाकी उनके भी शब्दकोश तैयार कर रहे हैं और किताबें लिखी जा रही हैं। मैं समझता हूँ हम इस वर्ष के बाद
हम ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो मातृभाषा या लोकल भाषा में पुस्तकें वो तैयार कर लेंगे और बच्चों को हम उनको समझा देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पीएमई विद्या चैनल, प्रदेश में टेलीविजन पर 5 पीएमई विद्या चैनल संचालित हैं। इन चैनल्स पर डीडी डिश, डीवी टीवी पर 12 कैंडिडेट चैनल हैं, डेडिकेटेड चैनल है। कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों की शिक्षण सामग्री का मार्च 2024 से 24 घंटा प्रसारण किया जा रहा है। विद्यार्थियों के लिए कैरियर मार्गदर्शन हेतु सफर, कार्य पुस्तिका तथा शिक्षकों के लिए समर्थ प्रशिक्षण मॉड्यूल निर्मित किए गए हैं। हमारी सरकार के द्वारा इस वर्ष कक्षा 8 तक की कंप्यूटर विज्ञान की पुस्तकें भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में चल रही है वो दिव्यांगों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि जो 100% मूक बधिर हैं या जो 100% दृष्टिबाधित हैं, ऐसे सभी जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं या अध्यापक हैं, उन सबको वहाँ काम दिया जाएगा, यानी वहाँ लगाया जाएगा जहाँ वो चाहते हैं, चाहे उनके घर के पास ही विद्यालय क्यों नहीं हो, वहीं लगाया जाएगा, लेकिन दूर दराज नहीं भेजा जाएगा। मुझे बहुत दुख हुआ जब मंत्री बनने के बाद कुछ लोग मेरे पास स्थानांतरण के लिए आए, उनमें से एक दृष्टिबाधित बंधु भी आए। उनके साथ मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दूर हूँ, मेरा ट्रांसफ़र कर दीजिए। मैंने पूछा आप कहाँ हो? लगभग उसने 300 किलोमीटर दूरी बताई। मैंने कहा भोजन कौन बनाता है, कैसे रहते हो? तो ओके आंसू आ गए। तो मैंने कहा कि अब आपको वही लगाएंगे जो आप चाहेंगे। तो मैंने पिछली विधानसभा में यही घोषणा की थी कि जो ऐसे दिव्यांग लोग हैं 100% उनको वहाँ लगाएंगे जहाँ वो चाहते हैं, और अधिकांश ऐसे लोगों को मैंने लगा दिया है, बाकी बचे हैं उनको भी लगा देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी मान्यता के लिए पत्रावलियाँ पड़ी रहती है, यानी अधिकारी चाहे तो आगे भेजे और नहीं चाहे तो नहीं भेजे। कई बार तो जिला शिक्षा अधिकारी वहाँ से पत्रावली नहीं भेजता। तो हमने ये तय कर दिया है कि पत्रावली कितने दिन में कहाँ आएगी, कितने दिन में कहाँ आएगी और कितने दिन में निस्तारण हो जाएगा, या तो ना या हाँ, उसका पत्रावली का तय समय पर हम निस्तारण करेंगे, ये भी हमने तय कर दिया है और उसकी गाइडलाइंस भी बना रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको और सबको ये जानकारी है कि कई लोग बेरू जी की पूजा करने के नाम पर, बालाजी की पूजा करने के नाम पर, या नमाज पढ़ने के नाम पर, या गिरजाघर जाने के नाम पर और वो स्कूल छोड़ जाते हैं। कोई तो कहते मैं बेरू जी की पूजा 5 बार करता हूँ, कोई कहता 4 बार करता हूँ, कोई कहता 3 बार करता हूँ, कई बार कहता 5 बार नमाज पढ़ता हूँ। हमने कहा स्कूल समय में कोई भी न तो बेरू जी की पूजा करने जाएगा, न बालाजी की पूजा करने जाएगा, न नमाज पढ़ने जाएगा, न गिरजाघर में जाएगा। स्कूल समय में से कोई भी स्कूल नहीं छोड़ेगा, केवल पढ़ाना ही पड़ेगा। ये भी हमने आदेश जारी कर दिए हैं। हम गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दे रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, और हमारा जो पहले परीक्षा परिणाम रहता था उससे बेहतर परीक्षा परिणाम रहा। और आपको जानकर एक खुशी होगी कि सरकारी स्कूल की एक बालिका जो 10वीं की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जिसने 10वीं की परीक्षा दी थी, उसने 600 में से 598 नंबर प्राप्त किए हैं और राजस्थान को टॉप किया है, यानी 99.67 अंक प्राप्त करके राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये जो कहते रहते हैं ना कि सरकारी स्कूलों में ऐसी पढ़ाई होती है, निजी स्कूलों में ऐसी पढ़ाई होती है, निजी स्कूलों में ऐसी पढ़ाई होती है, होती होगी, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपको ये भी जानकारी देता हूँ, ये लगातार निजी स्कूलों को बदनाम करते रहते हैं। मैंने जब आंकड़ा निकाला तो 97% ऐसे निजी विद्यालय हैं जिनकी फीस 15,000 रुपये से कम होती है। 97 विद्यालय, 97%। 3% ऐसे विद्यालय जिसमें से 3 में से भी 1.2 या 3% ऐसे हैं
जिनकी 25,000 तक होती है, शेष उससे ऊपर होती है। हम सब उसको आधार बना करके हम शिक्षा विभाग के विद्यालयों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि वहाँ संस्कार, मैं ये नहीं कहता कि अच्छी शिक्षा नहीं देते होंगे, लेकिन मैं दावा करता हूँ कि जो शिक्षक अच्छे पढ़ाने वाले ट्रेंड शिक्षक राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग में हैं, वो निजी विद्यालयों में नहीं हैं। उनसे अच्छी शिक्षा राजस्थान सरकार के विद्यालय देते हैं। ये मैं आपसे पूरी माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो जानते हैं अभी तो और है पूरा, अभी तो और एक और है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण अभी तो पूरा भरा पड़ा है, बचाना बहुत आवश्यक है। अब की बार क्या हुआ? क्यों डर रहे हो? कुछ माननीय सदस्यों का ध्यान रखना। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण की रक्षा करना हमारा जिम्मा है। वो आपकी लाल डायरी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण को बचाना हमारा जिम्मेदारी है। पर्यावरण की एजुकेशन भी होती है। अब की बार आपने पढ़ा होगा कि बाड़मेर और पाकिस्तान की सीमा के बीच पे तापमान 55 डिग्री टेम्परेचर हो गया था। फलोदी का टेम्परेचर हो गया था 53 डिग्री। अब ये हम सब लोगों के लिए खतरे की घंटी है, और इसीलिए इस धरती का तापमान कम हो, इसलिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको निर्देश दिए कि तापमान कम करना है, तो निष्कर्ष एक ही निकला कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको निर्देश दिए कि 7 करोड़ पौधे लगाना है। मुझे आपसे कहते बहुत खुशी भी है, और मुझे राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग, पंचायत राज विभाग और अन्य विभागों के ऊपर गर्व भी है कि सबने मिलकर के और 7 करोड़ 22 लाख पौधे लगा दिए जो पेड़ बनेंगे। क्योंकि माननीय मोदी जी ने कहा, नरेंद्र जी मोदी ने कहा था एक पेड़ मां के नाम, तो हमने उसको अक्षर से उसकी पालना की, और हमने ये भी कहा बालकों को प्रोत्साहित करने के लिए कि जो पेड़ लगाएगा उसको जो शतरांक नंबर होते हैं, उस शतरांक में उसको नंबर भी देंगे। तो हमने वो भी प्रारंभ कर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेड़ की कीमत तो माँ अमृता देवी बता सकती थी उसकी कीमत क्या है, क्योंकि माँ अमृता देवी जब राज था फिरंगियों का, तब माँ अमृता देवी के खेजड़ी गांव में उस समय के शासकों ने पेड़ काटने का ऑर्डर दिया। पेड़ काटने आगे कुल्हाड़ी लेकर के कई सारे कारिंदे थे उनके। तो जब माँ अमृता देवी को पता चला तो वो 2 बेटियों के साथ उस पेड़ पे लिपट गई, और जब गांव वालों को पता चला तो अधिकांश गांव वाले उन पेड़ों को लिपट गए, लेकिन उन हत्यारों ने छोड़ा नहीं और उनको सबको मार डाला। लेकिन जीते जी माँ अमृता देवी ने पेड़ को नहीं कटने दिया, या माँ अमृता देवी पेड़ की कीमत जानती थी कि ये पेड़ कितने लोगों को जिंदा रखता है। एक पेड़ उसके जीवन काल में 4 से 5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन देता है। एक पेड़ एक साल में 30 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है। एक पेड़ ध्वनि प्रदूषण को कम करता है, और एक पेड़ ऑक्सीजन देता है जिससे हम जिंदा रहते हैं। जब कोरोना काल आया था तब सब लोगों को पता चला कि ऑक्सीजन की कीमत क्या है। ऑक्सीजन की कीमत इतनी थी कि हमको हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से बाहर से जाकर के ऑक्सीजन लानी पड़ी, और इसीलिए हमको पेड़ की कीमत समझना पड़ेगा। पेड़ भारत माता के श्रृंगार हैं, धरती माता के श्रृंगार हैं। ये धरती माता हमारा मलमूत्र भी सहती है, सब कुछ हमें देती है। जब पानी की जरूरत पड़े तो हम बड़े बड़े छेद करके हम पीने के लिए और सिंचाई के लिए पानी निकालते हैं। जब माँ हमारे लिए इतना कष्ट सहती है तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि इस भारत माता के लिए हम कुछ करें। तो हम सब लोगों को इस भारत माता को श्रृंगारित करने के लिए लगातार पेड़ लगाते रहना चाहिए, ऐसा मेरा आप सब लोगों से आग्रह भी है, और हम सब बच्चों को ये निवेदन भी करते हैं। और इस बार शिक्षा विभाग और सब विभाग मिलकर के कोशिश करेंगे कि 10 करोड़ पौधे लगाएं।
और हमने पौधे सुरक्षित रहे इसलिए जहां 200 पौधे लगे हैं वहां पर हमने नरेगा से एक कर्मचारी रख दिया है, ताकि जब भी पानी की जरूरत पड़ेगी उसको पानी भी पिलाएगा और उसकी रक्षा भी करेगा, चाहे मानव से रक्षा हो चाहे पशुओं से रक्षा हो, सबसे रक्षा करने की जिम्मेदारी उसकी होगी, ताकि पहले जितने प्रतिशत पेड़ जिंदा रहते थे उससे अधिक पेड़ जिंदा रहेंगे, ऐसा प्रयास हमारा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पॉलीथीन, ये पॉलीथीन हमारा दुश्मन है। लोगों ने समझ लिया कि हमारा मित्र है, पर ये दुश्मन है। और जब ये पॉलीथीन का यूज करके कहीं फेंक देते हैं, लोग जलाते तो मीथेन जैसी गैसें निकलती है। और इधर जहाँ जो नाली में चली जाती है तो नाली अवरुद्ध हो जाती है, अवरुद्ध होने के बाद उसकी गंदगी रोड पर आती है और गंदगी पर मक्खी मच्छर बैठते हैं, वो घरों में जाते हैं, रोटी पे बैठते हैं और फिर हम उसको खाते हैं तो बीमार होते हैं। यानी जहाँ ज़्यादा गंदगी होती है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज़्यादा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। इधर कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण, इधर मीथेन गैसें और ये सारी गैसें मिलकर के वायुमंडल में घूमती है तो श्वास के माध्यम से हमारे शरीर में जाती है, और हमारे श्वास के माध्यम से हमारे शरीर में जाती है तो हमको बीमार करती है। मैं WHO के आंकड़े बताऊं तो 1.5 करोड़ लोग हिंदुस्तान में इसके कारण से मरते हैं, गंदगी की वजह से, पॉलीथीन की वजह से। और उस साल से मैंने पॉपुलेशन के हिसाब से निकाला तो 7.5 लाख लोग हर साल राजस्थान में पॉलीथीन की वजह से और गंदगी की वजह से मरते हैं, इसलिए हमको इनको बचाना होगा। उसमें हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, हमारे माँ बाप भी हो सकते हैं, हमारी पत्नी भी हो सकती है, पत्नियों के पति भी हो सकते हैं, हमारे मोहल्ले का आदमी भी हो सकता है, हमारे मोहल्ले का आदमी भी हो सकता है, हमारे गांव का आदमी भी हो सकता है, हमारे शहर का आदमी भी हो सकता है, हमारे प्रदेश का, देश का आदमी भी हो सकता है। इसलिए हमारे प्रदेश और देश के लोगों को बचाने के लिए हमको पॉलीथीन से दूरी बनानी पड़ेगी। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने डिस्पोजल आइटम का उपयोग ना हो, इसलिए घोषणा की है कि अब हम आगे से बर्तन भंडार बनाएंगे, और उन्होंने 1000 पंचायतों में बर्तन भंडार बनाने की घोषणा की है, और इसको धीरे धीरे हम सब ग्राम पंचायतों में ले जाएंगे। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि माननीय विधायक महोदय भी बर्तन खरीदने के लिए अपने MLA कोष का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार का हमारा प्रयास है, ताकि ये जो डिस्पोजल आइटम है उसके ऊपर हम बड़े खुश होते हैं कि ये तो डिस्पोजल आइटम में फेंक देते, मांजना नहीं पड़ता, संभालना नहीं पड़ता, लेकिन उसके ऊपर एक लेयर होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लेयर एक पॉलीथीन की होती है, जो गरम पेय या गरम खाद्य सामग्री उसके संपर्क में आती है, उसके पार्टिकल्स कुछ खाते समय या पीते समय शरीर में चले जाते हैं, जो कैंसर की बीमारी करता है। हमको कैंसर से भी लोगों को बचाना है, और तो ये सब हमको करना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आधार मशीनों के बारे में तो आपको पूरी जानकारी है। आधार मशीनों का दुरुपयोग के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा कई शिकायतें उनको मिली होगी, तो उन्होंने बताया ऑपरेटर्स द्वारा फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके नहीं है, सुनने वाले नामांकन और फर्जी सूचनाएं मैं माननीय सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था कर लूं क्या? हाँ, माननीय सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था कर लूं? नहीं, ये लंबा चलते लग रहे हैं। ये आधार मशीनों का कितना दुरुपयोग हुआ, माननीय अध्यक्ष महोदय, आधार मशीनों का कितना उपयोग हुआ, लगभग कितनी देर का है आपका, ताकि व्यवस्था में कितनी देर का है लगभग? बाकी तो आप स्वतंत्र। आधा घंटा है, आधा घंटा। और आपका? नहीं, जितना बताएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप बताएं उतने। फिर आधा घंटा, चलिए। दोनों आधा घंटा और बोलने वाले हैं, बाकी आप देख लें, करनी है तो करो। 5-7 मिनट ज्यादा ऊपर तो होगा ये तो, क्यों? वैसे नियम यही है कि यदि 9 बजे बाद सदन चलता है तो भोजन की व्यवस्था यहाँ से होती है, लेकिन आप लोग कहें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं करेगा साहब, सब घर जाके करेंगे, घर जाके करेंगे। कराएं। मंत्री फॉरेस्ट पे भी बोल रहा है, खाद्य आपूर्ति में बोल रहा है, पंचायत राज पे बोल रहा है, चिकित्सा पे भी बोल रहा है, शिक्षा पे बोल नहीं रहा है, पर्यावरण शिक्षा है। तो ये इसको कंक्लूड करवाओ, इतना नहीं होता। 1 घंटा हो गया, कोई सब लोग जाएंगे।
मजाक बन रहा है। नेता प्रतिपक्ष को लग रहा है, अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष को लग रहा है इतना लंबा भाषण सुनने के बाद भोजन करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। सुन नहीं रहा, अपना मोबाइल खाली कर रहा हूँ। बोलते रहो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आधार मशीनों का कितना दुरुपयोग हुआ है उसकी जानकारी मैं दे देता हूं। बच्चों के आधार कार्ड बनाने के नाम पर लगभग 590 आधार मशीनें ली और वो आधार मशीनों को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया उसने अलग अलग ब्लॉक में दिया, और जब अलग अलग ब्लॉक में दिया तो 2-2, 3-3 लाख रुपए उस आधार मशीन से लिए उस ठेकेदार ने, और उसमें करोड़ों रुपए कमाए। लेकिन आपको सुनकर के दुख होगा कि आधार कार्ड की मशीनें पश्चिम बंगाल में पहुंच गई, दूसरे प्रदेशों में पहुंच गई, बांग्लादेश तक पहुंच गई, और उससे रोहिंग्याओं के आधार कार्ड बन गए, बांग्लादेशियों का आधार कार्ड बन गए, पश्चिम बंगाल के लोगों के आधार कार्ड बन गए, और उसके कारण से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो गया। लेकिन कांग्रेस ने उसकी कोई चिंता नहीं की, कोई चिंता नहीं की, कोई चिंता नहीं की। माननीय अध्यक्ष महोदय, आधार मशीनों से हमारी आधार मशीनें हमारी संस्था की आधार मशीनों से देश की सुरक्षा को खतरा हुआ, लेकिन उन्होंने चिंता नहीं की। लगातार चेताती रही कि इसका नुकसान हो रहा है। आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। नोटिस दिया, वो भी सभी मशीनों को ब्लॉक किया, और उस फर्म पर हमने एफआईआर दर्ज की, और अभी भी 131 मशीनें जमा नहीं हुई है। 131 मशीनें सुनना जमा पड़ेगा नेता प्रतिपक्ष जी, सुनना पड़ेगा ऐसे तो नहीं। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये आधा सेकंड। माननीय मंत्री जी, विषय ये है कि माननीय मंत्री जी को अपनी योग्यता का प्रदर्शन सदन के समक्ष तो करना ही करना है, लेकिन तीसरी आंख और बैठी है, और तीसरी आंख देख रही है, तो घर में तो कम से कम थोड़ा सा जोश आएगा, इसलिए उनको पूरा प्रदर्शन करना है। आज तो पूरी छूट है। आज आपको 100 में से 100 नंबर यदि घर में नहीं मिले तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। इनका बॉयकॉट किया है, हम इसीलिए आगे बैठे हैं कि इनकी श्रीमती जी को ये नहीं लगे हम बॉयकॉट कर रहे हैं इनके पतिदेव का, इसलिए हम बैठे हैं यहाँ पे। लेकिन अब आप भी दया करो महाराज, बख्शो। आप लोग बैठे इसलिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आईटी अब बैठो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल्दी करें। आईटी पिछली सरकार के कार्यकाल में गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 के बिलों को प्रस्तुत किए जाने के पश्चात भी उनका पूरा भुगतान नहीं किया। उसके कारण से बहुत परेशान रहे। और आपको बता दूं, 18-19 के भी 8,97,38,540 रुपये बाकी। 2019-20 के भी 7,98,86,908 बाकी। ये जो स्कूलों में हम सरकार की तरफ से बच्चे भेजते हैं ना, उनके हैं, आरटी के। बैठिए। और 20-21 के भी 5,41,04,000 माननीय 4,400 बाकी। व्यवधान नहीं। 21-22 के भी 8,85,94,000। व्यवधान नहीं। 22-23 के भी 28,16,27,819 और 23-24 के 521 करोड़ व्यवधान नहीं। 27,58,694 बाकी। और हमने आने के बाद 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इनके चक्कर में तो उनके स्कूल बंद हो जाते, वो बहुत परेशान थे। आज भी गालियां देते इनको
कि हमारा पैसा रोक के रखा था, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भला करो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कि माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा ने हमारा भुगतान कर दिया है, थोड़ा और बाकी जरूर है, उनको भी हम तुरंत देंगे, लेकिन इनकी तरह इस प्रकार से लोगों के साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे। अरे बैठो, क्या नहीं है? देखो माननीय अरे व्यवधान करोगे और देर होगी। अरे आप तो बैठो। माननीय सदस्य बीच में क्यों नहीं, कल आप ही बोलोगे तो फिर आप मेरे को मत कहना। माननीय सदस्य अल्लाह मत करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मदरसा बोर्ड में यूनिफॉर्म घोटाला कैसे हुआ? लगभग मदरसा बोर्ड ने बच्चे थे कितने? 1,30,000। ड्रेसें कितने बच्चों की खरीदी? 2.08 लाख बच्चों की। बच्चे तो 1,30,000 ही थे, ड्रेसें खरीदी इन्होंने 2,08 लाख की। अब डबल क्यों खरीदी? क्या आशय था इनका? इतना बड़ा घोटाला। 5 करोड़ से 2 ड्रेसें देते, 2 ड्रेसें 5 करोड़ का घोटाला किया है। और साला दर्पण पर जितने विद्यार्थियों की संख्या स्पष्ट होने के बावजूद भी साला दर्पण पर मदरसों में कितने बच्चे हैं उन पे सबकी संख्या दर्ज थी, सारा था। उसके बाद भी आंखों में मिर्ची झोंक करके और राजस्थान सरकार के साथ इतनी धोखाधड़ी की है। शैक्षणिक सत्र 23-24 में राज्य के 3,699 मदरसे के 2,07,242 बच्चों के लिए 29